हाँ जी क्लास, कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास हम लोग ले रहे हैं आप लोगों की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में EM बोल देते हैं। E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, M का मतलब होता है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। CBSE में 3 मार्क्स का ये चैप्टर है। आपके पास अगर इसके पैकेजेस हैं इस चैप्टर के, तो आप देख रहे होंगे बहुत पतली सी बुकलेट है 15-20 पेजों की। और क्योंकि इसके अंदर जो डिलीटेड सिलेबस है इस साल का, उसके अकॉर्डिंगली इसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीट हो गया है, तो ये पार्ट नहीं है। लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बातें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को समझना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम शुरू करेंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी बातें करेंगे। अब अपनी बुकलेट का पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए जी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि EM वेव्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा GXUVIMR। यह है GXUVIMR यानी कि गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। सो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इन सबकी स्पीड एक ही है, स्पीड ऑफ EM वेव एक ही है। और क्योंकि आज तक हम लोगों ने विजिबल रेज को ही पढ़ा है, विजिबल रेज का मतलब हमने लाइट को पढ़ा है, और स्पीड जो होती है उसकी होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू 3×8 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि अभी तो स्पीड ऑफ लाइट है। अबे लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आप लोगों को याद है कि स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन जो लाइट है यानी कि जो विजिबल लाइट है, ये भी तो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस विजिबल लाइट में हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, जैसे हमने यहां लिख दिया GXUVIMR। तो ये जो विजिबल है इसका पूरा एक स्पेक्ट्रा है, जिसका स्पेक्ट्रा हम लोग बोल सकते हैं विबग्योर, ऐसे होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारी विजिबल लाइट्स हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ही पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि एक चार्ज है, अगर एक चार्ज है और एक चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा, यानी कि मैं ऑसिलेटिंग चार्ज की बात कर रहा हूं, चार्ज ऊपर नीचे ऐसे लेट से ऑसिलेट करता है, तो चार्ज इन अ मोशन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है ना, वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। हम आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनेशन, या फिर जो आपके बुकलेट में इंट्रोडक्शन लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्चुअल में मतलब क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही चीजें होती हैं। देखो, मैंने आप लोगों को इनिशियल चैप्टर्स में ये बात बहुत गहराई से पढ़ाई है कि कभी भी अगर आप किसी भी सिस्टम के पास एसोसिएटेड एनर्जी की बात करें, तो जब भी कहीं एनर्जी है तो किसी न किसी फॉर्म में होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होना यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना, मैग्नेटिक फील्ड होना यानी मैग्नेटिक एनर्जी होना। तो अगर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास दोनों तरीके की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स दैट possesses both types of energies, electrical energy and magnetic energy. We'll later and soon we'll discuss about the energies also. But electromagnetic waves क्या है?
जिनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी है। आप लोगों ने सुना वेव ट्रेवल करके जाती है, वेव ट्रेवल करके जाती है, अपने साथ वो एनर्जी लेके जाती है, अपने साथ वो मोमेंटम कैरी करती है, अपने साथ वो प्रेशर कैरी करती हैं। उन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ईएम वेव्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ओरिजिनेशन ऑफ ईएम वेव्स को स्टडी करना है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अपने बुकलेट का पहला पेज एक बार रीड करें। वहां लिखा है अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड वाइस वर्सा, जिसका मतलब है विच गिव राइज टू अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर जो भी प्रोपगेशन होता है, आपको शायद मैं याद दिला दूं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ना, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है मैटर वेव्स, ठीक है, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं मतलब ऐसे में बोल सकता हूं कि दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। वेव्स मैकेनिकल वेव्स भी हो सकती हैं, वो मैटर वेव्स भी हो सकती हैं, वो ईएम वेव भी हो सकती हैं। वेव क्या है? वेव भाई सोचते हैं ऐसा है कुछ। तुम भाई का स्टेप देख रहे हो? कहता ऐसा है कुछ, ऐसा लगता है कि साहब हमारे पास ये मीडियम है, हाँ ये मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल है, पार्टिकल 1 ऑफ द मीडियम, 2 3 4 5 6 7 8 9 so on, है ना, ये मीडियम के पार्टिकल हैं। हमने मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, मैंने पार्टिकल 1 को डिस्टर्ब किया, जैसे मैंने उसे डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने से ये ऊपर चला गया। लेकिन क्योंकि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के साथ इलास्टिकली बाउंड होता है, तो अगर पार्टिकल 1 डिस्टर्ब हुआ तो पार्टिकल 2 भी डिस्टर्ब होगा, पार्टिकल 3 भी डिस्टर्ब होगा, हो सकता है पार्टिकल 4 डिस्टर्ब ना हो, पार्टिकल 5 डिस्टर्ब हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, पार्टिकल 6 डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल 7 डिस्टर्ब हुआ, एंड सो ऑन। मतलब कोई भी कहीं पे भी डिस्टर्ब हो सकता है ना। और अगर आप इन सब पार्टिकल्स की अब वाली पोजीशंस मार्क कर दो, जैसे मैं ये वाली पोजीशंस मार्क कर रहा हूं, तो अगर आप देखो तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं वेव फ्रंट, देख रहे हो? वेव फ्रंट मतलब वेव का फ्रंट। आपको वेव ऐसी दिखाई देती है, आपका दिमाग तो ऐसे चलता है कि साहब वेव का मतलब ये सब कुछ होता है। तो ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल दैट आर वाइब्रेटिंग। लोकस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल दैट आर वाइब्रेटिंग। तो हमारा ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल डिस्टर्ब होकर ऊपर चला गया, थोड़ी देर बाद ही नीचे भी आएगा। पॉइंट समझ रहे मेरा? पार्टिकल ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे भी आएगा, तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ये वाला ये नीचे आएगा, तो वेव फ्रंट कुछ इस बार ऐसा बन जाएगा। तो यही तो होती है क्या? वेव्स। लेकिन क्योंकि मैं मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब करके वेव्स बना रहा हूं, इसलिए इसका नाम हो जाता है मैकेनिकल वेव्स। जब मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होता है और वेव बनती है, कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है कि जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है वो ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहा है। तुम देख रहे हो पार्टिकल 1 डिस्टर्ब हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ एंड सो ऑन। तो पार्टिकल 1 ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। अच्छा, वेव प्रोपेगेट हो रही कहां? वहां। और पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है ऊपर नीचे ऐसे, पार्टिकल ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे। जब पार्टिकल डिस्टर्ब होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो ऐसा मैकेनिकल वेव का नाम होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव जो डिस्टर्बेंस होने की वजह से, जब वो डिस्टर्ब होता है पार्टिकल, तो वो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बिकॉज वेव उधर जा रही है, पार्टिकल उससे परपेंडिकुलरली ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन हो सकता है कि ये जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो वो ऊपर नीचे ना जाके वो आगे पीछे जाए ऐसे, तो जब वो आगे पीछे जाएगा उस वेव का नाम हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या नाम बन गया इसका? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर मैकेनिकल वेव एक कैटेगरी है, अब उसकी सब कैटेगरी, मैकेनिकल वेव की सब कैटेगरी हो सकती है क्या? ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा इस मोमेंट पे कि आप इसको ना ऐसे याद ना करें कि ये उसकी सब कैटेगरी है, सिर्फ आप उसको ऐसे याद करें कि सब बिहेवियर है। जब भी कोई ऑसिलेट करे, अब कोई का मतलब हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो सकता है वो खुद पार्टिकल हो। भाई पार्टिकल ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, प्रोपगेशन उधर हो रहा है, कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। आगे पीछे ऐसा जा रहा है, क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझ में आती है मेरी? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल वेव्स की सब कैटेगरी। चलो एक टाइम के लिए मान भी लें, तो मैं कह रहा हूं इसको ना बिहेवियर समझो कि जब भी कोई भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, प्रोपगेशन इधर है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो वो होगा ट्रांसवर्स बिहेवियर। और अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो
तो होगा लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर। ठीक है, तो एक तो कैटेगरी होगी बेटा मैकेनिकल वेव की। दूसरी बात करते हैं, दूसरी होती है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो मैटर के एक्चुअल मोशन की वजह से होती है। जैसे कि पार्टिकल यहां पे चल रहा है, पार्टिकल यहां पे चला है, चला नहीं है, डिस्टर्ब हुआ है, ऊपर नीचे डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन अगर एक्चुअल में पार्टिकल मूव करने लगे, मान लो पार्टिकल 1 जो है यहां पे आगे चलने लगे, तो जो वेव्स बनेंगी वो बनेंगी मैटर वेव्स। और डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के हिसाब से उसका फॉर्मूला होता था लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो ये हमारे पास मैटर वेव्स होती है। ये तो हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी सारी इस पे बात की थी। मतलब जब मैटर खुद चलने लगे, क्या इस केस में मैटर नहीं चल रहा था ना, मैटर चल नहीं रहा था, मैटर डिस्टर्ब हुआ था ऊपर नीचे। यहां पे मैटर आगे चलने लगा विद वेलोसिटी v। हां, यहां पे पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है विद वेलोसिटी v, लेकिन आगे नहीं चल रहा है। तो जब आगे चलना शुरू कर दे तो मैटर वेव्स। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना तो कोई पार्टिकल की डिस्टर्बेंस की बात होती है, ना तो वो ऊपर नीचे चलता है पार्टिकल मीडियम का, ना आगे पीछे चलता है, ना पार्टिकल खुद मूव करता है। तुम सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पार्टिकल के मीडियम का ऊपर नीचे चलना, आगे पीछे चलना, या पार्टिकल का खुद आगे चलना, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनके लिए पार्टिकल चाहिए ही नहीं, मीडियम चाहिए ही नहीं, बिना मीडियम के प्रोपगेशन हो जाता है। भाई आप खुद सोचें, हमने बोला था मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोपगेट करती हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है, चौथा पांचवें को करता है, और डिस्टर्बेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं मैकेनिकल वेव्स में। मैटर वेव्स में क्या होता है, वो पार्टिकल एम मास का v वेलोसिटी से चलने लगता है, मैटर वेव्स आ जाती हैं। लेकिन अगर मीडियम ही ना हो तो भी यहां से लेके यहां जो डिस्टर्बेंसेस हैं, डिस्टर्बेंस का मतलब है एनर्जी जाना, बिकॉज यहां पे कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी यहां ट्रांसफर हो गई, वो यहां ट्रांसफर हो गई, वो यहां ट्रांसफर हो गई। तो जो डिस्टर्बेंसेस हैं इनका मतलब क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाती है, एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाती है, उसको वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। अगर वो ऐसे होंगी मैकेनिकल वेव होगी, वो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, यानी वो परपेंडिकुलर भी जा सकती हैं, वो अलोंग द प्रोपगेशन भी जा सकती हैं। अगर मैटर का पार्टिकल खुद चल के आगे जाने लगा तो वो मैटर वेव्स बन जाएंगी। लेकिन अगर मीडियम ही ना हो और वेव्स भेजनी हो तो कौन सी वेव्स चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक चार्ज होता है, वो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है, वो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चेंज होने लगा तो वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। वो एक चार्ज है, मान लीजिए रुका हुआ है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब वो चार्ज मूव करने लगा उसने मैग्नेटिक एनर्जी भी बना दी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मतलब वो बार बार बदलती रहती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी है, वो भी बार बार बदलती रहती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और वो कैसे प्रोपगेट करती हैं उसको पढ़ने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ना होगा। जो भी मैं आगे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप अपने बुकलेट के सेकेंड पेज थर्ड पेज पे खाली होगा, वहां पे नोट कर लीजिएगा। और वो बाद में जब मैं आपको बताऊंगा, ये जो सब मैंने आपको पढ़ाया अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था, अगर जैसे कोई एग्जाम में पूछता नहीं, पढ़ना हो दोबारा तो रिपीट कर लेना, वीडियो चले जाना दोबारा से। हाँ चलो शुरू करता हूँ। कॉन्सेप्ट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो सर्किटरी है, उस सर्किटरी में ये तार है, वायर है, और ये हमने एक कैपेसिटर बना दिया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मैंने C बोल दिया, और मैंने यहाँ पे एक AC सोर्स लगा दिया। अब AC सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग EMF सोर्स। ऑल्टरनेटिंग EMF सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है, ऑल्टरनेटिंग EMF सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बार बार बदलती रहती है। यानी कि जो करंट है कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। यानी आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर मैं इस प्लेट के ऊपर प्रेजेंट पॉजिटिव या इस प्लेट पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज की बात करूं,
तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बार बार बदलता रहेगा, ऑफ कोर्स, है ना। बिकॉज यहां पे अगर आप देखो, अगर ये ईएमएफ है तो कभी 0 ईएमएफ है, कभी ज्यादा ईएमएफ है, कभी कम ईएमएफ है, कभी ज्यादा ईएमएफ है, कभी कम ईएमएफ है। तो ईएमएफ अगर ज्यादा, बिकॉज ये वेरिएबल है ना, यहाँ पे एसी है ये, तो अगर ये जो ईएमएफ है या फिर जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल लो या ऑल्टरनेटिंग करंट बोल लो, अगर ये बार बार बदलता रहेगा तो प्लेट्स पे, जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्जेस हैं वो बार बार बदलते रहेंगे। और जब प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस है वो बार बार बदलते रहेंगे तो इनके बीच में जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बार बार बदलती रहेगी, है ना। तो ये लॉजिक आपको सबसे पहले डेवलप करना है कि जब भी मैंने कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ लगाया, द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर कीप्स ऑन चेंजिंग, and as charge on a plates of capacitor keeps on changing, the value of electric field in between the plates of capacitor keeps on changing। तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी बार बार बदलती रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बार बार बदलती रही, हमने इस चीज को नोट कर लिया, हमने ध्यान रख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहां पे एक मैग्नेटोमीटर यानी कि एक सिंपल भाषा में एक कंपास नीडल रख दी, नॉर्थ यहां साउथ यहां, और यहां पे भी बीच में मैंने एक नीडल रख दी ऐसे ही अलाइन करके, नॉर्थ यहां साउथ यहां, नॉर्थ यहां साउथ यहां, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो अलाइन हो गई। अच्छा, हमने ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, आपको याद होगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था ऑर्स्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, यहां पे एक मैंने मैग्नेटिक नीडल रखी, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, और इसमें से मान लीजिए इनिशियली मैंने करंट पास नहीं कराया, तो ये जो नीडल है ये अर्थ की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गई। जनरल सा फिनोमेना, भाई किसी भी मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया, मान लीजिए वो ऐसे अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है नीडल। जैसे ही मैंने इसमें से करंट पास कराया आई, तो हुआ ये कि हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिस्टर्ब हो गया, यानी कि ऐसे यहां नॉर्थ यहां साउथ, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब हमारा मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब साफ ये है कि जैसे ये करंट पास हुआ, इस करंट ने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई होगी, जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब हो गया होगा। यानी कि हमने वहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि आ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने उसको बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, सभी लॉ हमने वहां पे पढ़ लिए थे कि जब भी करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लॉजिक है, जब भी करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम देख रहे हैं कि सब जैसे करंट पास कराया, डिफ्लेक्शन आ गया, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस ना किया होता तो मैग्नेटिक नीडल तो रिस्पॉन्ड ही ना करती, वो जहां अलाइंड थी वो ऑलरेडी अलाइंड रहती। लेकिन क्योंकि करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमने बोल दिया कि सब करंट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी, ऐसा हमने अजम्पशन ले लिया। तो हमने बोला कि साहब किसी एक इंस्टेंट पे कभी तो उसमें से करंट ऐसे पास कर रहा होगा। देखो वैसे तो ये पाप है कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स लगा के डायरेक्शन दिखाओ, क्योंकि होता क्या है, करंट पहले ऐसे जाएगा और फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन बार बार क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन बार बार बदलती रहेगी, करंट की डायरेक्शन बार बार बदलती रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बार बार बदलता रहेगा और करंट की डायरेक्शन भी है वो भी बार बार बदलती रहेगी। तो जैसे मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे जब यहां करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब हुआ मुझे इस मैग्नेटोमीटर में यानी कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। और बात भी सही है यार, सब करंट फ्लो कर रहा है तो नीडल तो डिफ्लेक्शन देगा ही देगा। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, हमने कहा कि मान लीजिए उस इंस्टेंट पे यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का नाम दे दिया मैंने आईसी, यानी कि कंडक्शनल करंट, कंडक्शनल करंट। अब करंट इसमें से पास करे, डिफ्लेक्शन आ गई, समझ में आता है कि हाँ साहब यहां करंट है। लेकिन जब मैंने एक मैग्नेटोमीटर को हमारे कैपेसिटर के बीचों बीच रखा, अब बिल्कुल बीच पे तो नहीं दिखा रखा, लेकिन हाँ समझ रहे हो कि बीचों बीच रखा, तो क्या इस कैपेसिटर के बीच में रखे मैग्नेटोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन आनी चाहिए क्या? क्या इस मैग्नेटोमीटर की यहां पे कोई डिफ्लेक्शन आनी चाहिए क्या? या देखो इनके बीच में कोई करंट तो है नहीं, लेकिन इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब
जब हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि यार इस मैग्नेटोमीटर में तो डिफ्लेक्शन आई है, इसका मतलब साफ है कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक प्रकार के करंट जैसा है। भाई अगर हमारे कैपेसिटर के प्लेट में के बीच में गैल्वेनोमीटर, सॉरी, अगर हमारे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में मैग्नेटोमीटर रखने पे मैग्नेटोमीटर यानी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आई है, यानी वो किसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, यानी बीच में जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू करंट। यहां लिख देता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन मैं क्या लिख रहा हूं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू करंट। क्योंकि ये नॉर्मल करंट नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम चेंज कर दिया, नाम डिस्प्लेस करके, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम डिस्प्लेस करके मैं यहां पे करंट लिख रहा हूं, इसलिए मैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए रखा बिकॉज एक्चुअल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ही डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह एक करंट बना दिया, इसलिए उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया। ऑब्जर्वेशन क्या है, जरा ध्यान लगाओ। ऑब्जर्वेशन ये है जब तारों में से करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं आईसी। और जो कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स के चार्जेस चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, that changing electric field is also a current which is called a displacement current called as ID। ID का मतलब क्या हो गया, displacement current। So there are two types of current that now we have, conductional current एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शनल करंट वो है जो तारों में फ्लो करता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट वो है जो कैपेसिटर के बीच में होता है। कैपेसिटर के बीच में एक्चुअली वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि वो करंट है, इसलिए उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख दिया कि हमने क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज टाइम इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो एसी है वो अपने करंट की वैल्यू बार बार बदलता रहता है, तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा करंट जो है मान लीजिए 4 एम्पियर है, तो आईसी की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट बीच में निकालेंगे तो ये भी कितना रहेगा, 4 एम्पियर रहेगा। यानी कि जितना टोटल करंट अगर हम लोग यहां पे मान लें, यहां पे टोटल करंट है आईसी प्लस 0 और यहां पे टोटल करंट कितना है, आईडी प्लस 0, यानी जो टोटल करंट है 4 एम्पियर वो यहां पे आईसी प्लस 0 यानी 4 टोटल है। यहां पे पूरा का पूरा वो कंडक्शनल करंट है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन यहां पे कंडक्शनल 0 है, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट 4 है। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो टोटल जो करंट का अमाउंट है वो सेम रहेगा। जब तारों में से फ्लो कर रहा है उस करंट का नाम हो गया कंडक्शनल करंट, जब तारों में से फ्लो कर रहा है तो उस करंट का नाम क्या हो गया, कंडक्शनल करंट। और जब वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फ्लो कर रहा है उस करंट का नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसका मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो वो तारों में से जब फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है आईसी प्लस 0, जब वो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आती है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में है तो 0 प्लस आईडी, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। जैसे कि यहां से 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है लेकिन वो कंडक्शनल है, जैसे इनके बीच में आया 4 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट है, 4 एम्पियर का है डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर यहां आ गया 4 एम्पियर का कंडक्शन करंट, यानी कि जो वैल्यू है वो दोनों की सेम रहती है, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी बरकरार है। यहां पे जो हमारा आईसी है वही यहां पे हमारा आईडी होगा। जैसे हम बोले कि तारों में से कंडक्शनल करंट 4 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन कैपेसिटर के बीच में कंडक्शनल 0 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है और इस कॉन्टिन्यूटी का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी that suggested that sum of conductional current and displacement current is always constant. The sum of conductional current and the displacement current is always constant.
कि साहब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सम करके वो कितना आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। आईसी तारों में और आईडी कैपेसिटर के बीच में दोनों का सम कीजिएगा, दोनों के सम की वैल्यू कितनी आएगी, सेम ही आएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए जी, तो मैं इसमें एक पार्ट आप लोगों को ये कराता हूं और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट उसके डेरिवेशन कराता हूं। आप अभी ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप एक ही साथ हर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो लिखेगा। चलिए जी, शुरू करता हूं। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, प्रूव ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए जी, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है कि इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है बार बार बदलता रहता है। बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between plates of capacitor, electric field between the plates of capacitor E equals to sigma by epsilon naught, यानी कि Q by A epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है और मुझे मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बार बार बदल रही है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। हम लोगों को मालूम है क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपको मालूम होगा वो होता है फाई ई, उसका फॉर्मूला होता था ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो अभी फिलहाल के लिए थीटा वगैरह को सब छोड़ देता हूं और फाई की वैल्यू मान लेता हूं कितना होता है, ई इंटू ए होता। तो फाई आ गया ई इंटू ए। अब ई का वैल्यू मैंने यहां पे डाल दिया, ये आ गया क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट ए, और ऑफ कोर्स ए से यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज व्हाट इज द चार्ज ऑन, क्यू इज चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे हमारे चार्ज की वैल्यू क्यू है। तो फाई ई का फॉर्मूला आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का फॉर्मूला आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बार बार बदल रही है, यानी कि देयर इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा होगा। तो देयरफॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so changing electric flux will be what, d phi e by dt। हाँ, d phi e by dt क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। भाई जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, क्या बना, देयरफॉर d phi e by dt equals to 1 by epsilon naught and this dq by dt I am writing this to be current। और क्योंकि जो सारा सिनेरियो चल रहा है, चार्ज चेंज हो रहे हैं, इनके बीच की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स को मैंने नाम दे दिया आईडी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो मैं चाहूंगा आप अपने बुकलेट के पेजेस में लिख लीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट मैं शुरू कर चुका हूं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं तो जाके आपको ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जो भी मैंने अभी 25-30 मिनट यहाँ पे लगाए हैं, आगे चलूंगा, वो आगे ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आप वीडियो पॉज करके फटाफट इसको लिख लीजिए। पहले ये डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये, उसके बाद प्रूफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आगे शुरू करते हैं बात।
अच्छा लीजिए, तो यहां पे हम लोग लास्ट एक इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जो बात कर रहे थे, मैं उसको एक बार प्रूव करवा देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं प्रूव फॉर या प्रूव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो हमारे पास आईडी का जो वैल्यू है इक्वल्स टू वो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और एक आ गया कंडक्शनल करंट, तो कंडक्शनल करंट आ गया आई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, विच इज जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब कंडक्शनल करंट का तो फॉर्मूला ही चार्ज बाय टाइम होता है ना। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सो यूजिंग 1, जरा ध्यान लगाइएगा, यूजिंग 1 आई डी की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। फाई ई जो है आपने देखा ई इंटू ए होता है, और वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा बिकॉज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो कितना बन गया, ये बन गया आई सी, यानी कि आई डी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, आई सी के बराबर होगी। तो ये प्रूफ है, फटाफट इसको तो नोट कर लीजिए। दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए जी, तो ये एक पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन था सारा। अभी मैं आप लोगों को 4 इक्वेशन सिखाऊंगा, 4 इक्वेशन बताऊंगा। इक्वेशंस जो है उसका नाम है मैक्सवेल्स इक्वेशन, और वहां से आपको जो पहली डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी मेरे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैं शुरू करता हूं। जो पहली डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के लिए ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल इक्वेशंस का। मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम आपने बहुत बार सुना ही है, फ्लक्स में बहुत काम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बहुत काम किया इन्होंने। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट अगर आपको याद हो, वेबर भी होती है, मैक्सवेल भी होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन्होंने दिया हमें। सबसे पहले तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने ना 2-3 इक्वेशंस को या 4 इक्वेशन को बोलना चाहूँ प्रिसाइजली, तो 4 इक्वेशंस को एक साथ मतलब इकट्ठा कर लिया कि साहब ये इक्वेशंस होती हैं जो कि तुम्हें पता भी होंगी। तो पहली था गॉस लॉज इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स कहता है कि E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको मालूम है, इसमें क्या नया है, ये तो फर्स्ट चैप्टर से आपने बताया। लेकिन इसका लॉजिक सिर्फ इतना ही है, ये इक्वेशन बस ये बताना चाहती है कि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहां नेट चार्ज 0 वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जहां नेट चार्ज 0, जैसे डायपोल है, डायपोल के नेट चार्ज 0 है, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ये सब चीजें किसने बताई, गॉस ने बताई। दूसरा आया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म था, शायद आपको याद हो, इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0, इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। जैसे ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, जैसे ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे चार्ज है, यहां पे होती थी पोल स्ट्रेंथ। अगर आपको शायद याद हो, आप लोगों ने मेरा मैग्नेटिज्म वाला लेक्चर देखा हो, तो जैसे किसी डायपोल का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का, वैसे मैग्नेटिक डायपोल के लिए शब्द होते हैं पोल स्ट्रेंथ। कि साहब हमारे पास ये एक मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ क्यूएम, इसका पोल स्ट्रेंथ क्यूएम, यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ। ये पोल स्ट्रेंथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यूएम। तो जैसे जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट है, उसी का कॉपी एक्चुअली गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डीएस की जगह डीएस है ही, लेकिन चार्ज की जगह यहां 0 आ गया था। और जो इसका कांस्टेंट था, यहां पे तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहां पे म्यू नॉट होता है कांस्टेंट। परमेबिलिटी तुम्हें मालूम है, उसकी बात नहीं करते, छोड़ना।
बस बात करते हैं चार्ज की। यहां तो यहां पे क्या होना चाहिए था भाई, जैसे यहां चार्ज था वैसे यहां पे पोल स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ हमेशा 0 होती है। क्यों 0 आती है? क्योंकि नॉर्थ के साथ साउथ हमेशा चिपका हुआ आता है। क्योंकि अगर पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की QM है तो साउथ की -QM है, नेट पोल स्ट्रेंथ 0 ही होगी। जबकि जरूरी नहीं कि नेट चार्ज हमेशा 0 हो। डाइपोल है तो नेट चार्ज 0 हो सकता है डाइपोल ना हो। जरूरी नहीं है ना कि पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ ही आए, लेकिन नॉर्थ के साथ साउथ हमेशा जुड़ा हुआ ही आता है। इसलिए यहां पे चार्ज रख दिया, दिस इज चार्ज, लेकिन जब मैं यहां पे पोल स्ट्रेंथ रखने लगा तो कैंसिल आउट होकर 0 हो रहा है। बिकॉज जितना नॉर्थ उतना साउथ, जितना नॉर्थ उतना साउथ, जितना साउथ उतना नॉर्थ। यानी कभी भी कुछ भी कर ले यहां पे तो 0 आएगा ही आएगा। क्योंकि वैसे अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज प्लस अकेला रह सकता है, नेगेटिव अकेला रह सकता है, लेकिन सब ये नहीं रहते, ये रहते हैं जोड़ों में। जोड़े, पेयर, तो समझ रहे हो, ये रहते हैं हमेशा पेयर में, ये रहते हैं हमेशा पेयर में। तो यहां पे 0 आने का मतलब क्या है? यहां पे 0 आने का मतलब है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कि साहब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। और लिख देता हूं, और पोल्स ऑलवेज, और पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। यह गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था। मतलब बात यही थी कि अगर पोल्स होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अरे ये तो बेसिक है ना, नया क्या है? नया ये है, जरा ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूं। थर्ड इक्वेशन एक्चुअली किया क्या था, मैक्सवेल ने सबके कॉन्सेप्ट उठा के जोड़ दिए कि साहब ये मेरा है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा मेरा है, उन्होंने गॉस का नाम लिया ना अपनी थियरी में कि साहब मैक्सवेल ने कहा कि गॉस ने ये कहा, देखो इसका मतलब ये है। और जब रिसर्च होती है, डेवलपमेंट्स होती है, नए कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेशन होता है, तो ऐसे ही होता है कि उन्होंने कहा था देखो ये ऐसा है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। ऐसा नहीं मैक्सवेल ने बताया कि सब मेरा है ये, तो नहीं नहीं नहीं, ये उन्होंने गॉस का नाम लिया। अब नाम लिया उन्होंने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ का, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे हमने यहां पे देखा कि जो भी करंट होता है सर्किटरी में, यहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, कंडक्शन होगा। यहां बीचों बीच कंडक्शनल करंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी करंट अब दो चीजों का सम हो गया, IC प्लस ID। यहां पे इस वाली तार में ID 0 और इनके बीच में IC 0। यानी हम ऐसे बोलते हैं ना कि I का टोटल वैल्यू IC प्लस ID ही होगा। आप इस चीज को समझें, मैं कह रहा हूं जो करंट है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे कंडक्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, कंडक्शन नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसलिए हमने बोल दिया I इज ऑलवेज नाउ कॉल्ड एज IC प्लस ID। अगर मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे एम्पीरियल लूप बनाऊं, कहीं पे भी कोई लेट्स सपोज एम्पीरियल लूप बनाऊं और एम्पियर सर्किटल लॉ लिखूं, तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल B डॉट डी, आपको याद होता होगा वो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, म्यू नॉट टाइम्स I होता था। I की जगह IC प्लस ID लिखना है, बस आज से ये लिखोगे। और ये भी कॉन्सेप्ट आप देखो मैक्सवेल ने जनरेट करना शुरू किया, लेकिन यहां पे एम्पियर का नाम ले रहा है, लेकिन है इक्वेशन किसकी? मैक्सवेल की। नाम लिखना है, तरीका होता सर ऐसे। चल भाई, इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू कितना आ गया? इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt है, d phi E by dt। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इस इक्वेशन मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब इससे मेरा कॉन्सेप्ट क्या ओरिजिनेट हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए।
यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में ये लिखा है डी फाई ई बाई डी टी। फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज होगा, आप देख रहे हैं इनके बीच में जो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लॉजिक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस होगी। देख पूरी इक्वेशन में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसके से मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना भाई, अगर ये है तो ये है इसका मतलब, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही तो मैं कह रहा था, जो पहली लाइन है हमारे बुकलेट की वो यही तो थी कि देयर इज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो फटाफट एक बार ये तीन इक्वेशन लिख लीजिए, फिर मैं फटाफट चौथी इक्वेशन पे आता हूं। थोड़ा सा लिखने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, वीडियो पॉज कर लो, फिर मैं चौथी इक्वेशन लिखवाता हूं। चलिए जी, तो मैक्सवेल इक्वेशन 3 हमने लिख ली हैं, और 3 इक्वेशन लिखने से इतना तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी भी चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है। चौथी जो इक्वेशन है उसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप देख रहे हो इसमें भी उन्होंने किसी और का नाम ले लिया, यानी उन्होंने सारी चीजों को पढ़ा, एनालाइज किया और एक कॉन्सेप्ट दे दिया। तो मैक्सवेल की इक्वेशन ऐसी ही पढ़ी जाती हैं। और क्या है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम सबको मालूम है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। याद आ रहा है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। वाई एम राइटिंग डी फाई बी, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। भाई अगर जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं इसको, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। सिमिलरली इसको फाई बी लिख दिया, कई बार इसको हम फाई एम भी लिख देते हैं, एक ही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दिया। अच्छा, हमें मालूम है कि जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, वो होता है dV बाई डी आर या dV बाई डी एल, कुछ भी लिखते थे ना आप, ऐसे लिखते थे dV बाई डी आर या dV बाई डी एल लिख लेता हूं, एक ही बात है। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अभी मैंने लिख लिया dV इक्वल्स टू EDR या EDL। अच्छा, तुम्हें मालूम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है दो पार्टिकल के बीच का, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ dV इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। नो वाई डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज वो मुझे मालूम है कि इन दो वेक्टर का डॉट हुआ होगा तभी पोटेंशियल निकल कर आया, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉर टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। सो आई कैन राइट dV की जगह सिंपली V, सो ये आ गया V इक्वल्स टू E डॉट dl। और इफ यू कंसिडर द नेगेटिव साइन हेयर, वी हैव अ नेगेटिव साइन हेयर ऑल्सो। नाउ व्हाट इज दिस V? यहां अगर आपको याद हो, V का मतलब क्या था, पोटेंशियल था। पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ, एक ही बात होती है। इसका मतलब मैं इस V की जगह E लिख दूं तो E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dl। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दो E रखे हैं यहां पे, ये E पोटेंशियल है, ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, कुछ भी बोल लो, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया,
इस इक्वेशन को मॉडिफाई करा, जरा ध्यान से देखो, इसकी ई की जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। माइनस माइनस निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू डी फाइव बी बाई डी टी, and this is what it is called as fourth equation. Now if you look at this carefully, this is what it is called as change in magnetic flux, है ना, rate of change of magnetic flux. Whenever there is a change of magnetic flux, there will be some electric field associated. कि जब भी magnetic field change होगा electric field होगी, यानी यहां मैं लिख देता हूं changing magnetic field, changing magnetic field is associated, changing magnetic field is associated with electric field. या और सीधे शब्दों में लिख सकता था मैं कि changing magnetic field electric field बनाती है। तो यहां से हमने दो कॉन्सेप्ट देख लिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। पहले दो मैक्सवेल इक्वेशन तो चलो बेसिक थी, लेकिन यहां से पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन, आगे चलते हैं फिर। चलिए जी, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग विद आवर पैकेजेस। पेज नंबर 1, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा विच गिव राइज टू द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपको मालूम है वो प्रकार की वेव्स होती हैं जिनके अंदर जो प्रोपगेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। आपको याद होगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और या प्लस माइनस के एक्स भी होता है ऑफकोर्स इसमें, प्लस माइनस के एक्स। और इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो है इक्वेशंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशंस हैं इनके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट आपको दिखाई दे रहा है कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, या टाइम टी है ना ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है ये, तो प्रोपगेशन उस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिकॉज वो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, ऑसिलेटिंग है। आपको याद है ऑसिलेशन की इक्वेशन बनाते थे हम लोग बचपन में ऐसे 11th क्लास में, अभी लिखते थे ना y इज इक्वल्स टू a ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू कैन सी हियर, दिस इज दी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑसिलेट करता तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे बनेगा, प्रोपगेशन उस तरफ हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऐसा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन, वेव उधर जा रही है, ठीक है, वेव उधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। वो क्या हो जाती है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। वहां लिख लियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। सो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। चलो जी, तो यहां पे लिखा है अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वाइस वर्सा व्हिच गिव राइज टू द ट्रांसवर्स वेव known as electromagnetic wave. The time varying electric field and magnetic field are mutually perpendicular. वही तो मैं कहा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, सही है। और प्रोपगेशन वेव का उधर हो रहा है, तो ये बिहेवियर है इसका। एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो नीचे सारा लिखा है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। सो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पहला पेज कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन। ये पार्ट अभी सिलेबस में है या नहीं है, इसको कौन जस्टिफाई करे, वी कांट। तो आप कभी भी ना इसको ना ऐसे मेरी क्लास को पढ़ते हुए ऐसे में सोच रहे हो कि सब ये सिलेबस में है या नहीं है। अब ये स्टेटमेंट तो एग्जाम में आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को समझने के लिए ये सब डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह समझना पड़ा। अब डिलीटेड सिलेबस की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है
कि डिस्प्लेसमेंट करंट अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप वो नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मुझ पर बिलीव करें आप लोग और पढ़ते रहें। वीडियो को पॉज करें, आगे शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 3 पे आपके पास थोड़ी सी जगह खाली होगी, तो ध्यान से देखिएगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से, ऐसे। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बना रहा हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन जैसे आप लोगों ने देखी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि k क्या है, x क्या है, लेकिन आपको याद होगा 11th क्लास में इक्वेशन बनाना सीखा था। और b की इक्वेशन होती है b इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये जो ई नॉट और बी नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है जो अचीव होंगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो साइन का फंक्शन है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर की तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नॉट हो गई है। फिर ये ऐसे बना दिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आती है, ड्रॉ करने के लिए आती है, इसलिए आप बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप बड़ा गंदा सा डायग्राम बनाएंगे एट द एंड, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रही है। लेट मी कॉल दिस एक्सिस टू बी एक्स एक्सिस, दिस टू बी वाई एक्सिस एंड दिस टू बी जेड एक्सिस। तो यू कैन क्लियरली सी हियर कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ऐसे ऊपर नीचे। प्रोपगेशन वहां होगा, वेव उधर जा रही है, एनर्जीज उधर जा रही हैं, उधर जा रही है एनर्जीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैं लिख देता हूं इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सही है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड आगे बाहर, अंदर बाहर होगी ऐसे, ठीक है। तो वो भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। सो वी कैन, इफ वी कैन विजुलाइज दिस, कैन अंडरस्टैंड इस तरीके से। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अलोंग वाई वाई माइनस वाई, और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड। द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस इज बी नॉट, जो कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। द मैक्सिमम फॉर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, आई एम शोइंग हियर। द मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट, आई एम शोइंग हियर। एंड दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, this is direction of propagation. You can clearly see here that electric field as well as, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B and E, both ना, B and E are perpendicular to direction of propagation। और ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, ऑल्दो आपके सिलेबस का नहीं है फिर भी सुन ले। एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, चल छोड़, मैं सीधा बोलता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो आती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो आती है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है एस। प्रोपगेशन का जो सिंबल है जिसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, नाम सुन ले बस, वो होता है ई क्रॉस बी। यानी कि हमारा जो एस है, यानी कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है, तो ऑफकोर्स प्रोपगेशन का होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको, हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं लिखवाना चाहता बिकॉज वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एडवांस में वो पूछा जाता है, बट दैट्स ओके। यहाँ हम लोग छोड़ सकते हैं
कि डायरेक्शन और प्रोपेगेशन दोनों की परपेंडिकुलर होती है। तीसरी बात यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो स्पीड होती है ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव, उसका जो फॉर्मूला होता है, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट में कांस्टेंट चलता था एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेटिक में एक कांस्टेंट चलता है म्यू नॉट, परमेबिलिटी। तो उसी का फॉर्मूला यहाँ पे है कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होती है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके बुकलेट के अगले पेज पे लिखी हुई है, तो मैं चाहूंगा आप पेज नंबर 3 पे एक बार डायग्राम बना लें, फिर हम लोग आगे चल के और बातें करते हैं। चलिए जी, तो ये तो हमारे जैसे एक पॉइंट ये मान लेते, ये एक पॉइंट ये मान लेता हूँ, एक पॉइंट ये हमने पढ़ लिया, एक पॉइंट ये पढ़ लिया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम, हमारा एयर और वैक्यूम में तो स्पीड ये होती है। मान लीजिए कि स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम, तो अगर किसी मीडियम की हम लोग बात करें तो मीडियम में जो उसकी स्पीड होती है v होती है 1 बाय म्यू एप्सिलॉन, यानी जैसे यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे सिंपली म्यू हो गया। पांचवा पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। ये बात समझने में बड़ी अटपटी सी भी लगती है कई बार कि सर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होता है? हाँ होता है, क्योंकि आप लोगों ने मोमेंटम के नाम पे बस एक ही चीज सुनी है, P इक्वल्स टू mv। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई मास होता है? मोमेंटम होने के लिए मास होना जरूरी नहीं है, समझिएगा इस चीज को। एक फंडामेंटल है एनर्जी का, E एनर्जी ऑफ वेव का बड़ा एक सिंपल सा फंडामेंटल है, शायद आप लोगों ने आज पहली बार देख रहे हो उसको, E इक्वल्स टू pc। Now, what do you mean by this? E is the energy of a wave, P is the momentum of that wave, and C is the speed with which it is propagating. And we are assuming that this wave is propagating in air, इसलिए अपन C लिख रहे हैं, वरना अपन V लिखते। लॉजिक है कि तो यहां से P जो आगे बेटे वो कितना आ गया, E बाय C, या फिर जनरल शब्दों में E बाय V। V का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ वेव। भाई हो सकता है वेव हमारी एयर में चल रही हो सकता है हमारी वेव किसी मीडियम में, पानी में चल रही है। वेव तो किसी भी मीडियम में चल सकती है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, जो हमने देखा अभी। भाई वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। जरा ध्यान सुनना मैं क्या बात कर रहा हूं, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड आगे ऐसे होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आगे 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 प्रोपगेट करती रहती है, उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट कराने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे मैटर वेव्स होने के लिए मैटर को खुद चलना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तो क्या होता है, बस एक बार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाए वो आपस में आगे ही प्रोपगेट करती रहती हैं। सो P का फॉर्मूला बेटे आ गया E बाई सी या फिर E बाई वी। E आपको याद होगा h न्यू होता है, याद है आपको h न्यू। और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा लेमडा इंटू न्यू होता है, न्यू से न्यू कट जाएगा, तो P का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, h बाय लेमडा। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना क्यों घुमाया, लेमडा का फॉर्मूला h अपॉन में mv होता है, h अपॉन में p बोल देते और फिर सीधा यही फॉर्मूला बता देते। लेकिन आप देखो लिखने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पे मास की बात आ जाती, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। देखने में फॉर्मूले सेम जैसे लग सकते हैं लेकिन सर कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आप फटाफट इनको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और आगे बातें करेंगे।
चलिए जी, तो पेज नंबर 4 अगर आप देखें तो पेज नंबर 4 पे लिखा है डिस्कस फ्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहली प्रॉपर्टी वही है जो मैं कह रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, दे कैन प्रोपेगेट इन अ वैक्यूम एज वेल एज इन अ मीडियम। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो यही लिखा है। तीसरा पॉइंट देखें तो आप यही लिखा है, बस ये जैसे यहाँ पे मैंने एम नहीं लिखा, मतलब परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये नहीं लिखा, बात तो एक ही है। आगे लिखा है ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स नेचर, तो मैंने कहीं लिखा था शायद आपको अगर ट्रांसवर्स नेचर इसके रिस्पेक्ट में कि दैट ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे लिखा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 5वां पॉइंट लिखा है पेज नंबर 4 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का रिलेशन होता है ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल्स टू सी, ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल्स टू सी। दिस इज अ वेरी स्मॉल रिलेशन एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर होते हैं, देखो मैंने तो पीक वैल्यू लिख दी है, और अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई बाय बी इक्वल्स टू सी। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करेगा तो सी मिलेगा। ये नॉट का मतलब जब वो एयर में है, जब किसी मीडियम में होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्पीड v हो जाएगी, बिकॉज अगर एयर में है तो वो 3 × 10⁸ होता है, और अगर वो किसी मीडियम में है तो उसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो जाती है। सो ये पांचवा नंबर पे ये रिलेशन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं पेज नंबर 5, वीडियो को पॉज कर लीजिए। सो पेज नंबर 5 पे एक बड़ा सिंपल सा सवाल आ रहा है, कहता प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो प्रोपगेशन जो है वो कहाँ है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है। एट अ पर्टिकुलर टाइम E इक्वल्स टू 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। J कैप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y डायरेक्शन, है ना, और होना भी चाहिए। देख अगर हमारी प्रोपगेशन x में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना J में है, इसे वेक्टर पे लगा दे, है ना, तो बता मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, Z पे होगा भाई। अगर ये x में है, ये y में है, तो B Z पे होगा भाई, बिकॉज in electromagnetic waves electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation। तो सब आपस में perpendicular होते हैं। तो उनसे हमसे पूछा गया B बताओ ना, हमें B निकालना है। सो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि E by B इक्वल्स टू कितना होता है, C होता है। तो C इक्वल टू कितना आएगा, E by B कितना आएगा, B निकल कर आएगा E by C। सो दैट विल बी इक्वल टू, E का वैल्यू दे रखा है 6.3 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸, यानी कि 2.1 दिस इज 2.1 × 10⁻⁻8 K कैप, और यूनिट बनेगी इसकी कितनी, टेस्ला। दिस इज माय आंसर। आप स्पेसिफिक करके यहां लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड will be along z axis, going with the next question, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं। ओके, ऑन पेज नंबर 6 क्वेश्चन सिमिलर जैसा ही है, अच्छा लगेगा सुन के, मतलब इजी भी अच्छा इसलिए लगेगा। इन प्लेन ईएम वेव ई ऑसिलेट साइनोसॉइडली, मतलब साइन का फंक्शन है, वो तो होता ही है। अच्छा, या तो साइन का होगा या कॉस का होगा, बात एक ही होती है। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, पिछली बार भी फ्रीक्वेंसी काम नहीं आई थी, इस बार भी नहीं आएगी, बट फिर भी लिख लेता हूं फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻⁷
10 हर्ट्ज, ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। जहां भी शब्द लिखा हो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 48 वोल्ट per meter. Okay, now in this question we need this frequency. अभी तक तो काम आ ही नहीं रहा था, लेकिन इस बार ये काम आएगा। सो फ्रीक्वेंसी को अपन एफ भी लिखते हैं, न्यू भी लिखते हैं, बात एक ही होती है। तो हमें बोला है कि वेवलेंथ बता, जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, बिकॉज हम स्पीड सी लिख लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है न्यू इंटू लेमडा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये मीडियम होता कोई, कि मीडियम में प्रोपगेशन हो रहा है, तो v इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा होता। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी और लेमडा होता है वेवलेंथ। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये फ्री स्पेस है, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं c, क्योंकि ये फ्री स्पेस है इसलिए लिख रहा हूं मैं यहां पे c। अगर ये कोई मीडियम होता, अगर ये एक मीडियम होता, तो मैं लिखता सिंपली क्या, v। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को वेवलेंथ निकालना है। देयरफॉर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू c बाय न्यू। c है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2 × 10⁻10, यानी कि 1.5 × 10⁻2 मीटर इज द वेवलेंथ। पहला आंसर आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे यहां पे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे यहां पे पूछा गया है वो है what is the amplitude of oscillating magnetic field। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। एम्पलीट्यूड का मतलब, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली सिग्निफाइज कि वो बी नॉट पूछ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ई नॉट बाय बी नॉट सी होता है। तो ऑफ कोर्स बी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी ई नॉट बाय सी। ई नॉट जो है यहाँ पे उधर रखा है 48 और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। सो ये 3 × 3 6 18 हो जाएगा, 10⁻⁻8 टेस्ला हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का जिक्र है क्या, ईएम वेव कहाँ जा रही है नहीं पता। सो मुझे लगता है डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी डायरेक्शन आपको एग्जामिनर पूछ भी ले तो बस देख लेना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर ये आई में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो जे में है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, अलोंग z एक्सिस, यानी कि अलोंग k कैप हो जाएगा। ऑल्दो क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते अपना बेवजह। लास्ट जो पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे सीधा पूरा लिख भी देता हूं। शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ E equals to that of B। Average energy density of E equals to that of B। तो E और B की जो वैल्यू है, इनकी एनर्जी डेंसिटी है वो सेम होगी। तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में लिख रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है E, UE, अगर आपको याद हो वो होती थी 12 ε0 E²। और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको ध्यान हो तो होती थी UM लिखते थे या UB लिखते थे, 12 B²/μ0। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ लें कि ये जो वैल्यूज हैं, ये फॉर्मूलेज आपको समझ में आ रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब क्योंकि मुझे मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू बार बार बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसका वैल्यू बार बार बदल रहा है, और जिसकी वैल्यू बार बार बदलती है, बार बार बदल, उसका इफेक्टिव लेना पड़ता है, उसका आरएमएस लेना पड़ता है। इसीलिए ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसका आरएमएस होता है। मैं दोबारा से बोल देता हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बार बार बदल रही है। जैसे कि एसी में प्रॉब्लम था, याद करो मैंने कहा था कि एसी में भी बार बार मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो उसका क्या लूं, उसका इफेक्टिव ले लूं। इफेक्टिव मतलब उसका आरएमएस ले लूं। तो मैंने बोला ये भी आरएमएस, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आरएमएस लिया गया है और ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड भी आरएमएस ही लिया गया है।
अगर आपको ध्यान हो RMS का फॉर्मूला, तो हो जाएगा E0 डिवाइड बाय √2, so that becomes this, yes or no? Because ERMS जो है वो क्या होता है? ERMS होता है पीक वैल्यू अपॉन में √2. सो इसके हिसाब से फॉर्मूला कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, एंड सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस ऑन द सेम नोट दिस बिकम्स 1/4 B0 स्क्वायर बाय म्यू नॉट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू विजुअलाइज दिस कि साहब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, बिकॉज RMS तो मुझे पता नहीं क्या है, उसकी पीक वैल्यू में मालूम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू जैसे ये पता है, हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू पता है, RMS नहीं पता होता. सो ये मेरे पास फॉर्मूले आ गए. अभी जरा सेकेंड वाले फॉर्मूले पे जरा ध्यान लगाते हैं. UM का जो फॉर्मूला है वो है 1/4 ओके B0. ओके, एक काम करते हैं, B0 स्क्वायर की जगह अगर आपको ये रिलेशन यहां दिखाई दे रहा है E0 बाय B0 इक्वल्स टू C, ये एक काम करते हैं, B0 को B0 रहने देते हैं और यहां पे हम लोग म्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है 1 बाय, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा दोनों ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो 1/4 B0 की जगह मैं लिख देता हूं E0 बाय C, दैट बिकम्स E0 स्क्वायर बाय C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहां पे है नीचे बच गया 1/μ0. अब क्योंकि मुझे मालूम है कि C जो होता है वो होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से अगर अंडर रूट हटाऊंगा तो यहां पे ये स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, तो जो μ0 है इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन में C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. वेल यहां पे डाल रहा हूं, देयरफॉर UM बिकम्स व्हाट? 1/4 E0 स्क्वायर बाय C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, या μ0 ऊपर चला जाएगा C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया, ये बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर विच इज नथिंग बट UE. तो यू कैन क्लियरली सी हेयर कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है, यही मुझे प्रूव करना था. सो दैट इज दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप प्लीज इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे और बातें करते हैं.